अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज के प्रोग्राम का आगाज़ आज के दिन की मुनासिबत से करते हैं। 1 मई आज का दिन, और ये दिन सारी दुनिया यौम मज़दूर के नाम से मनाती है। मज़दूरों का दिन इसे कहा जाता है, लेकिन वो आयरनी इसको कह लीजिए या एक अजीब सी बात कहिए कि इस दिन मज़दूरों के अलावा सभी छुट्टी कर रहे होते हैं। और वो जो मज़दूर होता है वो बेचारा काम कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने 2 वक्त की रोटी की रोज़ी की फ़िक्र होती है। लेकिन जो मज़दूर है उसका रुतबा क्या है, उस हवाले से हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें और इसकी बात करें। बिल्कुल। अल-कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत कशों को अल्लाह के दोस्त का एजाज़ इनायत फरमाया है। और एक मरतबा एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि कौन सी कमाई सबसे बेहतरीन होगी, सबसे पाकीज़ा होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मेहनत की कमाई। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि अंबिया कराम भी जो है वो मेहनत मजदूरी करके ही रिज़्क़ कमाते थे, और सहाबा कराम भी रिज़्क़ हलाल के लिए हर किस्म की मेहनत और मुशक्क़त कर चुके हैं, मुख्तलिफ पेशों से अपनी रोज़ी कमा चुके हैं। हज़रत खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम बात करें तो वो लोहार थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करें तो वो चरवाहे थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीरसाज थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्जी थे। हज़रत बिलाल बिन रबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घरेलू मुलाजिम थे, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो कपड़ा बेचते थे। तो सहाबा कराम की ज़िंदगी से भी हमें ये मालूम होता है कि वो भी मेहनत कश थे और मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते थे। अच्छा, अब अगर सहाबा कराम की बात करें तो उसके अलावा अंबिया कराम का भी जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें ये नज़र आता है कि वो भी काम करते थे, मेहनत करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मजदूरी करने का वाक़या तो कुरान में भी बयान होता है। फिर सहाबियात की अगर हम बात करें तो वो भी किसी से पीछे नहीं थी, वो भी कम नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब के हवाले से भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये फ़रमाया था कि वो अपने हाथ से काम करती थी और उससे सदका देती थी। ये उन्होंने उनके बारे में फ़रमाया है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि चाहे सहाबी हों, चाहे सहाबियात हों, चाहे अम्बिया हों, कोई भी हो, ये तमाम वो लोग हैं जो कि मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी की गुसर बसर करते हैं। और एक और हदीस जो कि इसी हवाले से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने आती है, अगर सुनने वालों को समझ में आ जाए तो, मजदूर को मजदूरी पसीना खुश होने से पहले दे दो। और एक जगह ये फरमाया कि ये तुम्हारे वो भाई हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत बनाया है, इनको वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वही पहनाओ जो खुद पहनो, और इनसे ऐसा काम न लो कि जिससे वो बिल्कुल निढाल हो जाएं, और अगर इनसे ज़्यादा काम लो तो इनकी आनत करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि अपने मातहतों से बदखलकी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और ये जो एक और हदीस थी कि मुलाजिम अगर 70 बार भी गलती करे तब भी इसे माफ़ कर दो। मैं तो इसकी कैलकुलेशन में परेशान हो जाता हूँ कि अगर 70 बार वो शख्स एक दिन में गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तकरीबन, मतलब अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो यूँ कह लीजिए कि वो हर घंटे में 3 से 4 मरतबा गलती कर रहा है। हर 15 से 20 मिनट में उसकी एक गलती सामने आ रही है, वो भी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उसे भी माफ़ कर दो। तो ये मामला जो है फिर आपको पता चल जाता है कि कितना बड़ा है, बड़ी अहम चीज़ है ये। तो इस हवाले से जो है वो हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया ताकि हम उन मज़दूरों के साथ एक तरीके से इज़हार यकजहती अल्फाज की बुनियाद पे तो कर लें। काम तो खैर उनका ऐसा है कि जिसके बारे में एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है और उस शख्स के हाथ बहुत सख्त थे, बहुत खुरदुरे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि मैं पहाड़ों को तोड़कर काट कर उससे जो है वो फिर पत्थर बनाता हूँ और उससे अपनी रोज़ी कमाता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथों को चूम लिया था। तो इतनी मोहब्बत थी उन काम करने वाले हाथों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ये था जी आज का आगाज़ मज़दूरों के हवाले से। अब चूँकि हमने सहाबियात का भी जिक्र किया तो ज़रा हम बात कर लें कि ये जो माश है इंसानी हयात का, ये बड़ा अहम शोबा है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर हम ये भी बात करना चाहेंगे कि ख़वातीन की ज़िंदगी में इसकी कितनी अहमियत है। अब हयात इंसानी का ये वो एक अहम तरीन शोबा है कि उम्र अजीज़ का बेशतर हिस्सा एक इंसान को इसी गम में गुजारना पड़ता है। गम फरदा, एक लोग कहते हैं ना वो गम रोज़गार जो है, बस उसी
के हिसाब में फिर उम्र गुजर जाती है। अच्छा, और फिर वही बात कि इस्लाम में मुआशी तगोदो की बुनियादी जो फरीज़ा है वो तो मर्द के सर है, लेकिन औरतें भी जो रही हैं उन्होंने भी उनको भी कोई काम करने की ऐसी कोई मुमानियत नहीं है इस्लाम में। और इस्लामी तारीख में भी कई सहाबियात का जिक्र जिस तरह से अभी हमने किया कि उनसे हमें ये पता चलता है, उनसे हमें ये लेसन्स मिलते हैं कि वो भी इस सारे काम और ज़िंदगी के लिए और मुआश कमाने की तगोदो में मैदान में मर्दों के साथ शाना पशाना थी, बल्कि मर्दों से आगे थी। अब सवाल ये होता है कि औरत की मुआशी सरगर्मियाँ कौन सी हैं जहाँ वो अपनी खिदमत एहसन तरीके से अंजाम दे सकती हैं और शरई हवाले से भी उन पर कोई एतराज़ ना हो। कौन कौन से कैरियर्स हैं जो कि ख़वातीन जिसमें जा सकती हैं, कैसे उनकी मुआविनत की जाए, कैसे उनकी हौसला अफजाई की जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कंवल कैसर साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हमारी जो फ़ोन लाइन्स हैं वो भी हम ऑन कर देते हैं, आपकी तरफ आकर बैठते हैं। जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, कॉलेज गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या स्कूल में हैं, या काम करती हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, या कुछ ऐसी हैं जो सोच रही हैं कि उनको अपनी फील्ड चुननी है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या किया जाए, तो फिर हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है। इनसे आज हम थोड़ी सी रहनुमाई लेते हैं। बिल्कुल। कैसी हैं आप? रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। अब तो तकरीबन गुजर गया और बड़ी जल्दी गुजरा, और ये भी एक अफसोस शुरू हो जाता है 15वें रोजे के बाद जी। ये एक दुख है जो हर मुसलमान को फील होता है। अच्छा, एक तो पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपना छोटा सा अपने जो प्रोफेशनल करियर जो डॉक्टर और जो सारी चीजें हैं वो भी लोगों को बता दें, ताकि ये होगा कि लोगों को ये न लगे कि भाई ये तो भाई देखें दीन का इल्म और दीन की बातें करने वाले खुद प्रैक्टिकलिटी से दूर होते हैं और सिर्फ बातें कर रहे हैं, खुद घर में बैठ के बाहर वालों को मशवरे दे रहे हैं। बेसिकली मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और तकरीबन मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बच्चों को मैं चेक करती हूँ, इसके साथ साथ मैं बच्चों का एक प्रोग्राम भी रन करती हूँ, वो भी पिछले तकरीबन 20-22 साल से कर रही हूँ, जिसमें हम बच्चों की डिफरेंट क्लासेस लेते हैं। अच्छा। तो बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे साथ, वॉलंटियर लेडीज़ का, मिल के जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं और उनको यही चीज़ें सिखाते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल साइड के आप दीन की जो बेसिक है ना जो चीज़ें फाउंडेशन प्रिंसिपल्स वो सीखें और इसी दुनिया में रहते हुए लोगों के साथ चलते हुए उनको प्रैक्टिस करें। और उसके साथ बस यही है कि ये कुरान सीखनी, मतलब दीन और दुनिया ये दोनों चीजें साथ साथ जो बैलेंस जो कोशिश वो उसकी कोशिश है और हम सबको अल्लाह ताला इसी कोशिश में कामयाब फरमाए। इस किस्म की खाम ख्यालियां सिर्फ खवातीन के जहन में नहीं होती कि दीन शायद हमें रोक रहा है बाहर निकलने से, मर्दों के जहन में भी एक खाम ख्याली इस किस्म की होती है। मैं एक वाकया सुनाती हूँ, उसको आप एड्रेस करें क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं। एक हजरत थे, उनका दीन की तरफ ज्यादा रुझान हो गया, तो जब अचानक से ज्यादा रुझान हो जाए तो एक शख्स फौरन से थोड़ा अरसे के लिए रिजिड हो जाता है, फिर वो ऐसा ऐसा नरमी उनमें आई। तो वो मेडिकल साइंस पढ़ना चाह रहा था वो लड़का। अब वो मेडिकल साइंस की तरफ जाए इसलिए ना कि वो कहे कि मैं मरीजों को हाथ कैसे लगाऊंगा और खवातीन मरीजों को तो मैं हाथ नहीं लगा सकता और मैं देख भी नहीं सकता, मुझे तो दीन ने मना, और ये अमेरिका की बात बता रही हूँ, मुझे दीन ने मना कर दिया। फिर उसको एक डॉक्टर से मिलवाया जो कि खुद भी तबलीग का काम करते थे और वो सर्जन थे बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि मैं चाहता तो मैं मेंबर पे बैठ के तबलीग कर सकता था और मैं उसी से पैसे भी कमाता, उसी चंदे से मेरा घर भी चलता, लेकिन मैं ये चाहता नहीं था कि दीन इस्लाम के बारे में लोगों के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि भाई ये तो सिर्फ मेंबर पे बैठ के चंदे लेकर घर चला रहे हैं। तो मैं डॉक्टर बना। वो लड़का जाना चाहता था इसी वजह से पैथोलॉजी में कि कहीं हाथ ना लगाना पड़े और मैं बस लैब्स में टेस्टिंग करता रहूं। एक्चुअली बात किया ना कि दीन की जो वुसअत है ना वो हमने नहीं सीखी। हमने ना हर एक ने एक टनल विजन के साथ अपनी अप्रोच रख ली है कि दीन ये है और दीन ये है, और फिर हमने कुछ बड़ी बुरी एग्जांपल्स भी देख ली। इसकी वजह से भी हमने अपने माइंड में प्लान बना लिया कि ये नहीं होना चाहिए या दीनदार लोग जो हैं वो ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। मैं खुद पर्सनली देखती हूँ कि बिकॉज मैं पहले डॉक्टर पहले थी और कुरान मैंने बाद में इस तरह से पढ़ा था, तो मुझे याद है कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लोग इस पे भी रोकते थे कि अब अगर तुम कुरान पढ़ने लग गई हो और कुरान को प्रीच करने लग गई हो तो देन व्हाई डू यू वांट टू एक्सेल इन योर स्टडीज़, तुम्हें फिर क्या ज़रूरत है कि तुम डॉक्टरी अपनी प्रैक्टिस करो फिर छोड़ दो। तो हर तरह का जी हर तरह का माइंडसेट आपको मिलता है और ये मुझे रिलीजियस लोगों से नहीं कॉन्सेप्ट मिला था, जो बाकी लोग हैं प्रोफेशनल से, क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल के साथ बैठती थी तो उन्होंने एज्यूम कर लिया था कि ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जबकि बात यह है कि इस्लाम हमें जो बताता है, जैसे आपने स्पेशली फीमेल्स की बात की है, तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आपका मेन डोमेन जो है ना, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं, मर्द की जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि वो घर से बाहर जाए और कमाए, और औरत की मेन जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि वो घर में अपने पूरे सिस्टम को रन करे। और अगर आप मुझे पूछें आज जैसे हम मज़दूरों का दिन मना रहे हैं, तो अगर मैं किसी को भी कहूँ कि आपको HR में एक मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी जॉब मिल रही है जिसमें आपके बहुत अंडर आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, आपने उनको मैनेज करना है, तो हम तो कहेंगे भाई भागो और फ़ौरन ले लो, इतना अच्छा पैकेज अगर तुम्हें मिल रहा है, ठीक है।
तो अगर एक खातून को कहा जाए कि आप एक होम मेकर होंगी, आपके नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे, बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं, आपने सबको मैनेज करना है और उनको एजुकेट करना है, उनको स्किल सिखाने हैं, उनको ट्रेन करना है, तो ये हमें लगता है आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इसको हमें दुरुस्त करना चाहिए कि इस्लाम जो है ना वो हमें स्पेसिफिकली औरतों को ये नहीं कहता कि जाओ निकलो जॉब करो या घर ही बैठी रहो। हमें ये बताना हम इस्लाम के तहत हम प्रिविलेज हैं, अगर चाहें तो कर सकते हैं, मुमानियत नहीं है। बात ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस्लाम हमें सिखाता है कि आप अपनी ग्रोथ हर वक्त रखें जी। आप स्किलफुल हो, आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, आपके अंदर स्किल हो। जैसे आप देखें सहाबियात जो थी आम हालात में वो अपने घरों में रहती थी, लेकिन जब बैटलफील्ड सिचुएशन हुई, गज़वात हैं, अब वो वहाँ पानी भी दे रही हैं, नर्सिंग केयर भी कर रही हैं, जंगें भी लड़ रही हैं, एक्सेप्शंस हैं, वॉरियर लड़ रही हैं ना। जी तो जी बिल्कुल। तो फिर जब उनकी मिसाल हम देते हैं बिल्कुल, तो यहाँ तो हम कहते हैं जी चलो भाई घर में ही तुम बैठो, बाहर ही ना निकलना। लेकिन आप अगर एक खातून को भी देखें तो वो कॉकरोच को देख के भी डर रही है, वो छिपकली भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा वैसे आदमी भी माजरत के साथ मर्द हज़रात भी चिपकली से तो मैंने बड़ी बड़ी चीखें सुनी है मर्दों की भी। अच्छा चलो होंगे वो कुछ ऐसे, लेकिन आप देखें बाय लार्ज खवातीन जो हैं हर छोटी सी चीज़ पे पैनिक मोड में आ जाती है ना। बात ये समझने की कि अगर हम अपने आप को इतना स्किलफुल समझते हैं कि जी आई कैन गो आउट, आई कैन वर्क, तो फिर वो जिसे आम लोग जो कॉन्सेप्ट लेते हैं ना मर्दों के शाना बशाना चलना है, तो फिर वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो लाइन, वो कैरेक्टरिस्टिक तरबियत से आएंगे। जब माँ बाप उनकी तरबियत शुरू से ही करेंगे, उनको वो छुई मुई बना के ना रखेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हो, आप जो है अपने लिए गाड़ी का टायर चेंज कर सके, गाड़ी का अगर ड्राइविंग करनी है तो एक्चुअली मैं ये बात कर रही हूँ सॉफ्ट स्किल्स की। अच्छा सॉफ्ट स्किल्स जितने ज्यादा आपके अंदर होंगे ना तो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस वैसे आजकल के दौर में तो सॉफ्ट स्किल्स की है। तो सॉफ्ट स्किल जब होते हैं ना तो इस्लाम हमें जो सिखाता है जैसे सब्र है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है, असर्टिव होना है, तो ये सारी चीजें जब आपके अंदर होंगी ना तो फिर क्या है, आप किसी भी पोजीशन पे है ना, जो असल इस्लाम हमें सिखाता है वो ये है कि बस आप किसी हराम में ना पड़ जाएं। हाँ बस सही। अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और अपने लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट करें। अच्छा हम एक काम करते हैं कि हम ज़रा डिटेल में इस पर बात करते हैं कि कौन कौन से कैरियर्स हैं जो चूज़ कर सकती हैं ख़वातीन, और किस किस तरह के मसाइल ऐसे हैं कि जो उनको कैरियर्स में आते हैं उनसे डील कैसे करना है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। ख़वातीन के कैरियर्स के हवाले से बात हो रही है कि इस्लाम जो है वो ख़वातीन को क्या क्या काम करने की इजाज़त देता है। फ़ोन कॉल्स भी हमारी आप के प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। कमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि इस्लाम की तरफ से कोई ममानियत है किसी चीज़ की कि ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती? कौन कौन से काम ऐसे हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, कौन कौन से कैरियर्स ऐसे हैं? देखिए पहली बात तो ये जो मैंने आपसे कही थी ना, मैं उसी पॉइंट पर स्ट्रेस करूँगी कि अपना होम ग्राउंड, अपनी जो मेन जॉब डिस्क्रिप्शन है ना उसमें तो आप रहेंगे, वो तो ठीक है, वो तो सही। उसके बाद ये कि अब आप अपने खुद पोटेंशियल को देखें। जैसे मुझे याद है कि जिस ज़माने में मैं मेडिसिन पढ़ रही थी तो उसमें ये होता था कि जो लोग बहुत एक्सेप्शनल होते थे लड़कियों में भी, वो दे वुड गो फॉर मेडिसिन, या वो ऑप्ट करती थी, यानी कि उनको लगता था माँ बाप को ये जिम्मेदार हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, साइंस पढ़ लें, बाकी सारे आर्ट्स पढ़ते थे। अच्छा अब क्या हो रहा है कि हर एक को हमने जैसे कहते हैं मैस मूवमेंट है कि हर शख्स ही जो है ना वो मेडिसिन पढ़े, चाहे वो कर सकता है मैनेज के नहीं कर सकता। तो ख़वातीन के लिए बेसिकली ये है कि वो अपने टैलेंट और पोटेंशियल को खुद आइडेंटिफाई करें कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर कितना स्किल है। कुछ ख़वातीन जो है वो घर को भी बहुत अच्छा मैनेज करती हैं और घर से बाहर भी वो एक्सीलेंट मैनेजमेंट के साथ चल रही हैं। अच्छा अब वो अगर घर से बाहर निकल रही हैं, अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है ख़ास तौर पर देखनी है। पहली चीज़ तो जो करियर वाला सवाल था उसको अगर मैं रीफ्रेज करूँ, क्या कोई ऐसा करियर है जिसके हवाले से इस्लाम कहता है औरतों ये वाला करियर मत चूज़ करना? उसमें देखें लिमिटेशंस के साथ है। जैसे कुछ करियर्स में ऐसे आ जाता है कि अगर वो इस्लामिक बाउंड्री से बाहर निकल रहे हैं, तो मर्दों के लिए भी मना है, मैं मर्दों के लिए, लेकिन मर्दों के लिए फिर भी वो बाउंड्री डिफरेंट है। लेकिन ख़वातीन जैसे अगर फर्ज करें कि ऐसी डोमेन में जा रही हैं जहाँ पे उनकी मर्दों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए उनको कहा जाता है कि जहाँ पे आप सेफ डोमेन में रहती हैं अपनी, कि आप अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम कर सकती हैं, उसमें हराम चीज़ें नहीं शामिल हो रही हैं। बिल्कुल वही है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो मेन पैरामीटर्स है ना वो मर्द के लिए और औरत के लिए तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम है, यानी उन दोनों को ना कि जो करियर आप चूज करना चाहें उसमें ये देख लें कि वो हराम
काम नहीं है और उसमें हया के तकाजे मलूज़े खातिर हैं। ये दोनों रूल्स मर्दों और औरतों के लिए है। मर्द भी कोई बेहयाई वाला काम नहीं कर सकता और मर्द भी कोई हराम काम नहीं कर सकता। तो फिर तो डोमेन सबके लिए ओपन है, अपने अपने टैलेंट को जांच कर करते हैं। लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं, जैसे मुझे ये याद पड़ता है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी और शी वाज स्टडीइंग सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, मुझे तब खुद आइडिया हुआ और उसने मुझे कहा क्लास में 40 लड़कों में एक ही लड़की होती है बेचारी। एग्जैक्टली, आप ऐसे देखें ना, प्रोफेशन है। अब इसमें अदरवाइज तो कोई नहीं है, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, आप कर सकते हैं काम। वो खुद परेशान थी। अच्छा। और वो मुझे ये कह रही थी ये तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना। अल्लाह ताला ने तो मना नहीं किया ना कि बेटा तुम सिविल इंजीनियरिंग मत नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए वो सोसाइटी का भी उसका सोसाइटी का भी प्रॉब्लम नहीं था। उसको लग रहा था कि अब मुझे प्रैक्टिकली जाके जब फील्ड में काम करना है, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हो रही। तो वो उसकी अपनी एक पर्सनल, और अगर कोई कंफर्टेबल हो तो दीन ने मना नहीं किया। मैं बच्चियों को ये कहती होती हूँ कि आपने जो भी प्लानिंग करनी है ना अपने करियर की, तो आप इमोशनल लेवल पे ना प्लान करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई दफा हम ना इस कंपटीशन में आ जाते हैं कि क्योंकि इस्लाम हमें हर चीज में जाने की इजाजत देता है, तो लेट मी पिक फॉर माई सेल्फ, कोई बड़ी ही अनोखी चीज ना। अगर उसके अंदर टैलेंट है, आपका टैलेंट है, आप ये देखें कि मैं इसको 10 इयर्स बाद 20 इयर्स बाद कितना कैरी कर सकूंगी। क्योंकि देखिए मर्द जो होगा ना, वो अपने घर से आराम से बीवी को कह के निकल जाएगा कि मैं तो कमाने के लिए जा रहा हूँ और ये बच्चे और ये घर और ये सारा पैकेज तुम्हारे हवाले है। अब खातून जो है वो अपने बच्चों को भी देख रही है, चलें आप खाना भी ना पकाएं, आप कोई अपने लिए कुक हायर कर लें या जो भी आप अपनी तरफ से कर लें, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फादर भी इतना नहीं ले रहा तो हालांकि उसको भी लेनी चाहिए, तो लेनी चाहिए। लेकिन ये है कि मेन बहुत सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खवातीन पे आती है, इसलिए कि उनकी इंटरेक्शन इस लेवल की बच्चों के साथ होती है कि उनको देखना होता है। तो अगर उनकी फिर जॉब की डिमांड ऐसी है कि वो बच्चे सारे सफर कर रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ का जो है ना वो क्राइसिस होता है। मोहम्मद फुरकान साहब हैं जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी फुरकान साहब, क्या सवाल करेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप दोनों की जो इंट्रोडक्शन थी इस प्रोग्राम की, वो बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि मेरे लिए एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, मेरे लिए पहली बात थी कि मुझे पता चला कि इस्लाम मना भी करता है कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं फीमेल्स के लिए। तो मैं बड़ा इंट्रीग था कि मैं प्रोफेशन हमने बताया मुझे कि कौन से ऐसे प्रोफेशन है जिसके बारे में मना किया गया है कि ये खवातीन ये नहीं कर सकती। तो वो यही तो बता रही हैं कि कोई मना नहीं किया गया। अभी तो हमने जो यही तो बताया, आप जो है कोई खातून जो है वो अपना कैरियर चूज अपने हस्बैंड को ध्यान में रख के करें जो 20 साल बाद। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा हमने, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो नहीं कहा। हम वुमेन एम्पावरमेंट, एक मिनट फुरकान साहब, खवातीन को दो कंफ्यूजन है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आप कहेंगे ये प्रोफेशन खवातीन कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती। नहीं, आपने मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आधी बात सुनी आपने दरमियान से कहीं एक तो ये जो बात यहाँ पर तय हुई वो ये कि इस्लाम ने किसी भी किस्म के करियर को मना नहीं किया, सिर्फ एक चीज दो चीजें देखनी है, एक ये कि वो हराम काम ना हो और हया के तकाजों को मलूज़ खातिर रखे, और ये चीज मर्दों के हवाले से भी आ रही है, वो दोनों और के लिए। दूसरा जो है वो ये भी हमने हस्बैंड को सोचकर वो आगे हस्बैंड को सोच के करियर। बात ये ना कि प्रैक्टिकली हस्बैंड को भी ये सोचना होता है ना, जब एक मर्द शादी करता है तो उसको भी सोचना होता है कि मेरी जब शादी होगी और मेरी वाइफ क्या करेगी। देखिए कई मर्द कहते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि वो हमारी होम मेकर वाइफ हो, हम नहीं प्रेफर करते, तो वो उनकी चॉइस है। इसी तरह से खवातीन के लिए भी ये चॉइस होती है कि वो बताती हैं कि हमने प्रोफेशनली कहीं काम करना है या नहीं करना। मैं बात ये करी थी कि जब एक बच्ची जो है अभी वो अपना करियर स्टार्ट कर रही होती है, उस टाइम पे शी इज़ नॉट थिंकिंग लाइक दैट। बहुत सी बच्चियों को जब मैं मिलती हूँ तो वो ये नहीं सोच रही होती, और जब वो नहीं सोचती और बाद में जाकर उनको जब लगता है कि अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ज्यादा मसला बन। इस बात को हम यूं लेना कि जब आप करियर प्लानिंग करें तो ये सोचें कि कितना लॉन्ग टर्म आप इस करियर को लेकर जा सकती हैं, ये सोचें। और क्या आपके लिए प्रायोरिटी शादी और फैमिली और बच्चे होंगे या आपका करियर होगा, फिर आप ये भी सोच लें। फिर आप ये सोचिए कि आजकल के दौर में तो बहुत आसानियां हो चुकी हुई हैं, जैसे आप देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का है, होम बेस्ड आपके बिजनेसेस होते हैं। मैं कितनी खवातीन को जानती हूँ कि उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस किए में, इवन उन्होंने जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, जबरदस्त काम घर से बैठ के आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिसेज को रन कर रहे हैं। मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ जो सॉफ्टवेयर फर्म्स की मालिक हैं। जी बिल्कुल, वो अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस में होती हैं और वो सारा अपने हस्बैंड का बिजनेस जो है वो साथ मैनेज कर रही होती हैं, उसकी सारी, यानी कि वो जिसे कहते हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि ये मेरा जो है ना वो एक कॉन्फिडेंट है मेरे साथ कि मुझे पता है कि पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं होगी, बाकी काम नहीं होंगे, वो सारा जो है उसके साथ देखती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीन साहिबा लाहौर से, आवाज नहीं आ रही अमरीन साहिबा की, भाई चेक कर लीजिए जरा दोबारा। ठीक है, अच्छा, अब फैसिलिटेशन हमने देनी है किसी भी काम के हवाले से। हमने देखा कि जी हमारी
अम्मी या बहन या बेगम या बेटी, उसके अंदर ये टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो किसी भी डोमेन का, किसी भी फील्ड का है, फैसिलिटेट कैसे करना है मर्दों को। एक तो फैसिलिटेशन हम जो मर्द करते हैं वो ये कि भाई पहली फैसिलिटेशन हम मर्द जो देते हैं वो देते हैं कि ख़वातीन आप किसी काबिल नहीं है, पहले तो हम ये फैसिलिटेट करते हैं उनको। दूसरा फैसिलिटेशन हम ये करते हैं कि नहीं तुमने घर से तो बाहर जाना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है। इसके अलावा जो सही वाली फैसिलिटेशन बच्चे जो हम दोनों के हैं वो है असल में सिर्फ तुम्हारे। सबसे पहली फैसिलिटेशन तरबियत तुम ही नहीं करनी है, सबसे पहली फैसिलिटेशन तो जो है ना अपने वालिद के घर में शुरू होती है कि वालिद जो हैं उनका रोल होता है कि वो अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दें, भाइयों का रोल होता है कि वो अपनी बहन को कॉन्फिडेंस दें कि वो भी उतनी ही एजुकेशन की हकदार है जितना कि वो मर्द है। बल्कि मुझे ये लगता है कि औरत की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मर्द अक्सर हमारी सोसाइटी में या जहाँ पे भी देखें उन्होंने जो भी अपनी डिग्री ली है वो बाहर चाह रहे हैं, बाहर काम करें। खवातीन मेनली बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करी हैं, उनका एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने सारे मैटर्स को डील कर सकें। अच्छा, एक सवाल, एक वैसे कंपैरिजन अचानक से मेरे जहन में आया, अगर किसी का एक बेटी और एक बेटा हो और उसने पढ़ाने के पैसे, फीस के पैसे एक के बच्चे के हों, तो वो लड़की को पढ़ाए लड़के को पढ़ाए? पूरा निकाल, पहले एक को पढ़ा ले फिर दूसरे को पढ़ा ले, या दोनों को डिसाइड करके, देखिए दोनों का हक बनता है ना। या ये है कि दोनों को ऐसे तरीके से कराएं कि जैसे कहते हैं ना कि बहुत फिर आधा आधा कर ले, फिर आधा, लेकिन पढ़ाए दोनों को। ये जो है कि लड़कियों की पढ़ाई तो तुम्हें क्या करना है भाई पढ़ाई का, तुमने तो आगे जाके घर पे चूल्हा ही चलाना है। बिल्कुल, दोनों को पढ़ाएं। और दूसरा ये कि उनके पोटेंशियल के मुताबिक पढ़ाएं, यानी कि कई बच्चियों को वो करियर में पेरेंट्स पुश कर देते हैं, दे डोंट वांट टू बी इन दैट करियर, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फादर और अपने घर में पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब वो शादी होके जाती हैं तो उसमें भी मैंने देखा है कि पहले तो वो बहुत खुले दिल से कह देते हैं कि आपका जो दिल चाहेगा, हमें दुल्हन चाहिए डॉक्टर, फिर बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकती आप, ये भी होता है। दोनों तरह की चीज़ें हैं, एक ये कि दुल्हन चाहिए डॉक्टर और वो फिर डॉक्टर कमाए, और हमारा बेटा जो है वो कुछ करे या ना करे, वो खाए, वो सिर्फ खाए। जी बिल्कुल, ये भी है। तो ये चीज भी सही नहीं है। अच्छा, कॉलर्स को लेते हैं, फिर आपकी बात कंटिन्यू करते हैं, फिर कॉल्स हमारी। साजिद अनवर साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं माशाल्लाह इतना जबरदस्त, ये टची मेरा पॉइंट था। मेरी वाइफ है एयर होस्टेस, मैंने पूरी दुनिया की बातें सुनी और मैंने कहा जॉब कर, और मैं खुद भी जॉब कर रहा था। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स मुआशरे, जिस तरह नर्सिस होती हैं, एयर होस्टेस होती हैं, ख्वातीन जॉब करती हैं, अब तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा था कि इसको थोड़ा सा इस तरह प्रमोट करें, कोई फील्ड गलत नहीं होती, इंसान खुद सही होना चाहिए। इंसान ये भी अच्छा, आपका सवाल नहीं, कमेंट आपने, ये कमेंट है। अच्छा, वैसे आप खुद तो सही हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के दरमियान सोहबत का भी तो असर होता है, वो फिर हो सकता है सही ना हो, तो इसमें ऐसे भी है आपको। इसीलिए कहा जाता है ना कि औरत को कि आपने देखना है कि कई दफा जो एनवायरनमेंट होती है ना उसका आप पे इम्पैक्ट होता है। आप ये नहीं कह सकते आप कितनी देर तक अपने आप को सेफ रखेंगे ना। आपको पता है साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके अंदर वो ट्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ आप ज्यादा हैंग आउट, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल दैट यू हैंग आउट। तो वो फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसको भी हमें समझने की जरूरत होती है। इसीलिए तो इस्लाम कहता है कि बहुत क्लैरिटी के साथ डिसाइड करें, इमोशनल लेवल पे और डिसाइड। ठीक है, काजी मसूद साहब, होस्टेस वाला जो है वो, चले मैं उस पर अपना कमेंट करता हूं। काजी मसूद साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर काजी साहब कर रहा हूँ पिंडी से। जी सर। अच्छा, ये एक मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या कोई खातून अकेली ड्राइविंग कर सकती हैं? अगर खुदा ना सके उनकी गाड़ी खराब हो जाए या इस तरह, तो उनको हेल्प ले। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। इससे एक और पॉइंट भी ऐड हो गया। एक तो ये ड्राइविंग का पूछ रहे हैं, एक और भी होता है कि महरम के बगैर औरत फलां या इतनी डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती, उसकी भी जरा क्लैरिटी करें। जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जो हदीस आती है उसमें यही है कि महरम के बगैर एक औरत अकेली ट्रैवल ना करे। क्या डिस्टेंस है? ये मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली अब अगर हम दौर देखें तो हम, जी मैं यही बताने लगी हूँ कि अब जो दौर है ना, अब जो दौर आ गया ना, उसमें जो उलमा हैं उस पर उन्होंने फतावा दिए हुए हैं। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि इसमें सेफ्टी का बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कि पहले जो था डिस्टेंस ऐसे थे, सेफ्टी ऐसी नहीं थी कि आपके लिए ट्रैवलिंग जो थी मुश्किल थी। तो अब ये कहा जाता है कि जहाँ पे सेफ्टी फैक्टर होता है वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उसमें बात ये होती है कि इसको भी इंडिविजुअल्स पे मैं लेती हूँ, यानी कि आपके अपने इंडिविजुअल उस पर होता है। दूसरा ये कि आप, एक होता है फतवा लेना और एक होता है तकवा पे जाना। यानी एक कोई इंसान कहता है कि मैं फिर भी समझती हूँ कि मैं अकेला ट्रैवल नहीं करना चाहती, मैं अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ जाऊँ, इट्स योर चॉइस। हम उसको कभी ये ना कहें कि यू आर टू रिजिड।
ठीक है, अगर एक लड़की खुद से डिसाइड करती है, मैं गई थी और मैं अकेली गई थी बगैर महरम के बाहर पढ़ने, और अब्बू मुझे ले गए, छोड़ के आ गए, जगह वगह उन्होंने देख ली कहाँ ये रहेगी, कमरा उन्होंने कर दिया, फ्लैट ले दिया और वो छोड़ के आ गए जी। और ये कि अगर कोई समझता है कि उसके पास वहाँ सेफ्टी मार्जिन बहुत ज़्यादा है और वो वहाँ पे रह सकता है और वो मैनेज कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो अभी कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि कहते हैं हमारे माशरे में भी माशाल्लाह आप जानती हैं किस तरह की सेफ्टी है। पाकिस्तान में मतलब बाहर ज्यादा सेफ्टी होगी, यहाँ पर सेफ्टी की हमें पता है क्या मामला है। सेफ्टी गेम है कि हर कोई अपने लिए डिसाइड करता है। अच्छा, दूसरा ड्राइविंग वाला एक सवाल जो साहब ने किया था जी, मैंने ड्राइविंग का भी ये कहा कि ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं उसमें भी यही वाला फिर फैक्टर आ जाएगा ना कि एक औरत अगर आप अपने एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको सेफ्टी महसूस हो रही है तो कर लें, लेकिन आप देखें उसी एरिया में रहते हुए आप लेट नाइट निकले हुए तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उबर ड्राइवर्स भी हैं जी, कैब ड्राइवर्स भी हैं। देखिए वो जो फिर लड़कियां होती हैं ना, वो अपनी उनको आई एम श्योर कि उनको इंस्ट्रक्शंस ऐसी मिलती होंगी कि आपने किस किस को बिठाना है, किस किस एरिया में जाना है, लेकिन आपको सेफ्टी मेजर्स के बगैर सेफ्टी मेजर्स के बगैर ये तो नहीं कहता ना कि क्योंकि तुम खातून हो तो तुम गाड़ी नहीं चला सकती। नहीं, ये नहीं, ऐसा तो नहीं है, असल में पॉइंट ये था जी। इसलिए कि देखें हॉर्स राइडिंग उस जमाने में भी जो होती थी, अब वो खवातीन हर वक्त नहीं करती थी वहां पे साहबियात, लेकिन उनको थी, उनको जब जरूरत पड़ती थी तो वो अपनी राइट्स पे जाती थी। लेकिन वहां का जो सोसाइटी थी उस वक्त, उसमें हम देखते हैं कि क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे हालात इस तरह के होते थे, अभी भी आज के दौर में भी अगर आप देखें कि लेट नाइट एक औरत अगर निकलती है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मर्द के लिए भी हो सकती है, लेकिन मर्द के लिए भी हो सकती है, औरत के लिए भी हो सकती है, लेकिन औरत की प्रोटेक्शन के लिए हम फिर ज्यादा केयर करते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो ऊंट चलाती थी ना जी, लेकिन ये बात है ना कि औरत चला सकती थी, तो हम आज की खातून को तो नहीं कह सकते कि तुम खातून हो तो गाड़ी ना चलाओ। मैं अगर खुद भी ड्राइव करती हूँ, लेकिन अगर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है रात को 12 बजे 1 बजे, तो मैं सेफ्टी नहीं महसूस करती, तो आई विल रिक्वेस्ट माय हस्बैंड या कोई भी घर से होगा, मेरा बेटा होगा, कुछ आप मेरे साथ चलो। सेफ्टी रीजन जो है मर्दों का भी है और औरतों का भी है, बिल्कुल ठीक है। और अगर सेफ्टी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और कोई कॉलर है हमारे साथ? नहीं है जी, ठीक है, चले, ओके। अच्छा, एक और चीज़ कि हमने देख लिया कि जी काम भी तमाम कर सकती हैं ख़वातीन, सेफ्टी, हया और ये हराम वगैरह चीज़ों को जिस तरह मर्दों ने मलूज़ खातिर रखना है, वैसे हम में खरूज मलूज़ खातिर रखना है मर्दों ने, औरतों ने, दोनों ने। रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं उसमें ख़वातीन ने बड़ा बड़ा काम किया बहुत। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हम मिसाल देखते हैं कि उन्होंने तो सहाबा कराम को भी सिखाया और दीन का 1/3 हिस्सा उनसे ही हम तक पहुँचा। आज हमें नज़र नहीं आती ख़वातीन मुफ्ती, ये क्या वजह है? एक्चुअली ये है कि ये डोमेन जो है ना, ज़्यादा एक तो मर्दों ने उस पर काम ज़्यादा किया हुआ है, नाराज ना हो जाए, वो आ जाएंगे, नाराज ना हो जाए वैसे हम माज़रत के साथ कहते हैं। और दूसरी बात ये कि ख़वातीन जो है ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस डोमेन में आ रही हैं, कुछ हैं भी ख़वातीन जो कि करती हैं। और जो आप देखें उस ज़माने में भी सहाबा कितने थे जो कर रहे थे और सहाबियात कितनी थी, कम थी। वो तो एक्सेप्शंस थी ना, हमें तो एक्सेप्शंस की तरफ जाना होता है ना, हम कहते हैं ये तो रोल मॉडल है बेहतरीन, इनकी तरफ बनो। यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि हर सोसाइटी में जब हमें नजर आता है, जैसे सहाबा किराम जो थे साहब सुफा थे, साहब सुफा क्या करते थे कि वो वहाँ पे मस्जिद में बैठ के तालीम हासिल करते थे, लेकिन उस वक्त 7 ख़वातीन नहीं बैठी थी, उन्होंने अपनी डोमेन, उनका एक टाइम होता था अलग से जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आती थी और सीखती थी, और उस टाइम पे मर्द नहीं होते थे वहाँ पे और वो सीख के जाया करती थी। इसी तरह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा और उन्होंने फिर उसके बाद आगे जो था उसको अपना एक मिशन बनाए। ये एक अल्लाह ताला का निज़ाम था कि वो वहाँ पे वो सीखें। अभी भी अब माशरे में ख़वातीन हैं जो अब सिखाने की कोशिश कर रही हैं और सीखने की कोशिश कर रही हैं। मेरा मसला ये था कि दीन मना तो नहीं करता ना। देखिए स्कॉलरली लेवल पे बहुत सी ख़वातीन हैं, लेकिन क्योंकि मर्दों की उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होती ना, तो इसलिए हमें इतना पता भी नहीं चलता कि वो क्या कर रही हैं। यहाँ पे जो एक जॉब की मैं वो बात कर रही थी, वो कॉलर की बात आई तो बीच में रह गया, वो मैं पॉइंट ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब एक औरत अपने हस्बैंड के घर में होती है और वो जॉब करती है, तो ये सबको क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको अल्लाह जो हमारा इस्लाम जो है वो क्या वो देता है लिबर्टी के, उसने उसको ज़रूरी नहीं है कि जब क्योंकि वो घर से निकल के कमा रही है तो आधे बिल वो दे और आधे खर्चे वो पूरे करें। खर्चे मर्दों नहीं करने हैं, ये तो है, खर्चे मर्दों ने करने हैं, जो कुछ खातून कमाएंगी वो सब उसका है, जो ड्यूटी मर्द की। जी, और अगर वो अपने घर पे लगाती है तो ये उसकी तरफ से सदका है। ख़वातीन जो है वो बहुत मामलात में प्रिविलेज्ड होती हैं, लेकिन हम दीन को और मुआशरे को अलग अलग रखेंगे। बहुत सी चीजें दीन ने अलाउ की हैं, वो मुआशरा नहीं करता, तो ये मुआशरे की कोताही है, दीन की नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी रमज़ान, और हमें एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब चलते हैं, हमारा सेगमेंट है अज़कार व वज़ाइफ का, और देखते हैं कि नाचाकी और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए क्या वजीफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज हर घर के अंदर नाचाकी की कैफियत, बहुत ज़्यादा नफ़रतें, लड़ाई झगड़ा, ये फ़िज़ा बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। उससे बचने के लिए एक बड़ा अच्छा वजीफ़ा आज अर्ज़ करेंगे। एक तो आपस में जहाँ पर भी नाचाकी चल रही है, नफ़रत चल रही है, उनका नाम लेकर हमने नमाज के बाद दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह उसको खूबियाँ अता फ़रमा, मेरे शुरूर से उसको महफूज फ़रमा, उसकी खूबियाँ मुझे अता फ़रमा। क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई तो खूबी है, वो खूबी हमने उससे लेनी है, मेरे शर से उसको महफूज फरमा। इसमें आपके अंदर आजिज़ी भी पैदा होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी मोहब्बत भी पैदा होगी। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है कि जहाँ पर भी नफ़रत की कैफियत है, मियाँ बीवी की नफ़रत है, घरों में भाई भाई की नफ़रत है, तो हमने इनको दुरूद पाक पढ़कर हदिया पेश करना है। और तीसरे नंबर पर जब भी घर में दाखिल होना है, मसनून दुआओं का एहतमाम करना है। हदीस पाक में आता है, जो इंसान अल्लाह का नाम लेकर घर में दाखिल होता है तो शैतान अपने पूरी जमात को ये कहता है, ला मबीता वला आशा, ना यहाँ खाना है ना यहाँ ठिकाना है। और घर में दाखिल होते वक्त हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों। आला दर्जा ये है, छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना। ये दुआ पढ़ ली जाए, बिस्मिल्लाहि वलजना बिस्मिल्लाहि खरजना, इस दुआ को पढ़ लिया जाए। और जब भी घर में दाखिल हों, दुरूद पाक पढ़ के, कुल शरीफ पढ़ के और सलाम करके दाखिल हों। अगर दुरूद पाक और कुल शरीफ पढ़ना भूल गए हैं तो घर में दाखिल होने के बाद आप ये पढ़ सकते हैं। इससे घरों में मोहब्बत पैदा होगी। और आखिरी बात इसमें वो ये अर्ज़ करूँगा कि एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करने के लिए झूठ बोलने पे कुरान पाक में अल्लाह की नाराज़गी का इजहार आपको जगह जगह मिलेगा, हदीस के अंदर मिलेगा। लेकिन फरमाया जहाँ नफ़रतें फैली हुई हैं वहाँ सुलह करवाने के लिए, इस्लाह के लिए कोई झूठ बोलता भी है तो अल्लाह के कागज़ों में वो झूठा नहीं लिखा जाएगा। वजीफ़ा आपने सुना नाजरीन आज का। अब आपको लेकर चलते हैं लाहौर की तरफ और आपकी मुलाकात कराते हैं एक बड़े ख़ास मेहमान से। 60 साल की उम्र अमूमन ये समझी जाती है कि बुजुर्गी आ गई है और इस उम्र में रिटायरमेंट भी हो जाती है। और फिर रिटायरमेंट के बाद होता ये है कि ज़्यादातर मर्द ख़वातीन हजरात जो हैं वो रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे होते हैं, घर में आराम करते हुए पाए जाते हैं और उनको समझ लगता भी यही है कि शायद वो अब इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से 60 साल अब्दुल वहीद साहब, जिन्होंने 40 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू की और नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने पेशे के एतबार से टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन शाम में एक हेल्थ क्लब चलाते हैं और इसी की बिना पर उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी जीत लिया है। अब्दुल वहीद साहब से पूछते हैं कि इस उम्र में ये कैसे मुमकिन हुआ, टाइटल जीत रहे हैं, बॉडी बन रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब। वालेकुम सलाम। वहीद साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। अच्छा, ये जो टाइटल जीतने वाला जो सिलसिला है आपका, आपने पहले मिस्टर पंजाब भी जीता था, फिर अब मिस्टर पाकिस्तान की तरफ आप आ गए। ये 40 साल की उम्र के बाद तो लोग अमूमन ज़रा धीमे पड़ जाते हैं, आपने तो कमाल ही कर दिया। कैसे हुआ ये माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह, और मेरी स्टूडेंटों की दुआओं से और मेरी माँ बाप की दुआओं से इंशाल्लाह। पहले तो मुझे शौक़ नहीं था अपना कंपटीशन लड़ने का, और लड़कों ने मुझे अपना शौक़ डाला, आप सर मुकाबला लड़ें और आपकी एक पहचान होगी। और पहले मैं माशाल्लाह 2020 में मिस्टर लाहौर का टाइटल जीता, और 2021 में मैंने पंजाब का, और 2021 में मैंने पाकिस्तान का टाइटल जीता अल्लाह के हुक्म से। तो जनाब आप ये बताएं कि आप खाते पीते क्या हैं? हाँ, डाइट क्या है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो जैसे हालात जा रहे हैं, जो मिलता है वो बंदा वही खा लेता है। और जब कंपटीशन होता है थोड़ी मखसूस डाइट हो जाती है, जिसमें ड्राई फ्रूट चलता है, कीमा चलता है, फ़िश चलती है, और चिकन वगैरह चलता है, और जूसेस वगैरह चलते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कितना आप टाइम देते हैं अपने जिम को, एक्सरसाइज करने के लिए रोज़ाना कितना वक्त लगाते हैं?
अभी तो माशाल्लाह लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो अपना 4 बजे से लेके 12 बजे तक कोशिश करते हैं खोलने की, पर जब कोई पुलिस वाला आ जाए फिर बंद करना पड़ता है। ये भी देखे ना हमारे पाकिस्तान में ये होता है। देखें आप, खैर है कोविड के दौरान आप ना ही करें तो बेहतर है औरों के साथ। लेकिन वैसे आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं एक दिन में? आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? ट्रेनिंग स्टूडेंट बता देते हैं हम। आप कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं? 4 से लेके 12 बजे तक चलता है क्लब हमारा। सही है, लेकिन आप खुद कितना एक्सरसाइज करते हैं एक दिन में? मैं माशाल्लाह मेरा 1.5 घंटे का वर्कआउट होता है। अच्छा, और उस वर्कआउट में आप क्या क्या करते हैं? 1.5 घंटे में मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ सारी। नहीं मतलब उसमें पुशअप्स होते हैं तो वो कितने होते हैं? मैं बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ साथ। अच्छा ठीक, तो आप मुझे ये बच्चों को ट्रेनिंग करवाता हूँ साथ। और जो बच्चे अपना जो फीस दे दे वही मैं रख लेता हूँ। और मेरा मिशन होता है नशे के साथ एक जंग, और मैंने किसी को बच्चे को बुरे काम में नहीं पढ़ने देना इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। किसी के पास फीस नहीं भी होती मैं तब भी उनको ट्रेनिंग लगवा देता हूँ इंशाल्लाह। डाइट का होता है मेरे बस में हो डाइट, तो मैं आप बच्चों को भी डाइट देना थोड़ी थोड़ी शुरू कर दूँ इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये जो मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला था इसमें कौन कौन थे आपके मुकाबले पर, उनकी क्या उम्रें थी और आपकी जीत की वजह क्या थी? माशाल्लाह उनकी एक ही 65 साल की उम्र सी, और एक 50-55 के करीब ही था इंशाल्लाह। अच्छा, 2 मेरे मुकाबले पर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और आप किस वजह से जीत गए? मतलब जाहिर है बॉडी बिल्डर्स वो भी इंशाल्लाह, तो मेरा ख्याल है मैं वन साइडेड हो गया था इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, वन साइडेड मुकाबला। लोग तो कराची के यही बात करते थे यार वो पंजाब से एक बाबा आया उसके यार 6 पैक खड़े के दिख रहे हैं, पोज भी नहीं लगाता वो, हमें देखने लाजमी जाना उनको। अच्छा, ये 6 पैक की वैसे वो बता दें जो हमारे मर्द हजरात सुन रहे हैं जिनको बहुत शौक है और उनके नहीं डेवलप हो रहे, उनके लिए कोई टिप तो बता दें कि ये 6 पैक करने के लिए कौन सी ऐसी खुराक है जो खाना बिल्कुल वो छोड़ दें, तर्क कर दें। मैम इसकी खुराक ये है, इसके फास्ट फूड वगैरह वो परोठे वगैरह ये वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। चिकनाहट तो बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी ना आपको, मीठा तो बिल्कुल बंद करना पड़ा आपको, और वर्कआउट 1 घंटा आपको करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन काम यही है फिर करने वाला। ये बताएं आपकी फैमिली, जब आप मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीते तो आपके घर वालों का क्या रद्द अमल था उस पर? माशाल्लाह मेरे घर वालों ने अपना बड़ी खुशी महसूस की मेरे घर वालों ने, और मैं ट्रेन से उतरा हूँ मेरे आधे घर वाले उधर ही आ गए थे अपना, उन्होंने ज़्यादा मोटिवेशन दिया मुझे। आप माशाल्लाह मुकाबला जीत गए हैं इंशाल्लाह। और जब मैं घर गया उन्होंने काफ़ी घर वाले जो हाकिम साहब वगैरह मेरे भाई वगैरह मेरे चाचे बाबे सब घर में आए थे और उन्होंने अपना अच्छा महसूस किया, सब ने मुझे मुबारकबाद दी आने के लिए। घर वालों को भी ट्रेन करते हैं आप क्या ज़बरदस्ती कि चलो वही लगो लाइन में? नहीं, घर वालों के माशाल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है माशाल्लाह, और उसके आगे 3 बेटियाँ और 1 बेटा है माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। और बच्चे तो खुशी बहुत महसूस करते हैं ना हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बड़े पापा भी आए हैं और पापा भी आ रहे हैं, कंपटीशन जीत के आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान जीत के आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बड़े पापा का आगे क्या इरादा है, और आपने क्या कोई इंटरनेशनली कोई कंपटीशन में हिस्सा लेने का सोचा? आगे मेरा इरादा है भाई, मेरे माली हालात तो बहुत कमज़ोर जा रहे हैं इस दफ़ा, तो आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, और मैं तो कहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान मेरी कोई अपना हेल्प करे और मैं मिस्टर एशिया का कंपटीशन खेलूं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूं इंशाल्लाह। तो मिस्टर एशिया के कंपटीशन के लिए क्या चीज़ ऐसी है जिसकी आपको ज़रूरत होगी? ज़ाहिर मुझे डाइट भी जो कंपटीशन में होती है वो डाइट भी महंगी आती है, चिकन भी महंगा है, मुर्गी भी अपना कीमा भी वगैरह महंगा, दूध और जो फिश वगैरह चलती है, ड्राई फ्रूट वगैरह वो तो सस्ते थोड़े होते हैं। सही बात। वो तो माशाल्लाह मेरे बच्चे मुझसे बड़े प्यार करते हैं और वो मेरी साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देते हैं, और जितने कभी किसी ने 500 दे दिया, 1000 दे दिया, मैं खुशी से रख लेता हूँ। मैं कहा यार ये बंदा बुरे में काम में ना जाए, मेरी फीस की कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक कोई ना कोई मेरा वसीला बना देता है। तो आप मुझे ये बताएं, यही कहूँगा भी मेरा कोई ऐसा रिस्पॉन्स हो, मेरा मेरी यहाँ अपना वजीफ़ा ऐसा हो जो मैं अपने पैसे अपने को लगाऊँ और घर का खर्चा भी चलाऊँ और कंपटीशन पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान की बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन भी है, वो किसी तरीके से सपोर्ट करती है? नहीं, वो कोई भी नहीं सपोर्ट करती बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन वगैरह ना। वो माशाल्लाह मैं अपना कंपटीशन खेला था
शवाब और मिस्टर पाकिस्तान है, ये हमारे साथ ही बैक साइड पे रहते हैं, ये चिड़ियाघर की। सही। और इन लोगों ने मुझे माशाल्लाह पंजाब का मुकाबला इन फर्नीचर इस फर्नीचर में खेला हूँ, और इसके सेक्रेटरी हैं जान साहब सिटी जिम वाले, और इन लोगों ने मुझे बड़ा प्यार किया। और यही मुझे पंजाब कराची लेके गए, और मैंने काफ़ी कंपटीशन खेले हैं, और मेरे साथ ज़्यादती भी बड़ी हुई है कंपटीशन में। और मैं तो एक हिसाब का नीचे गिर पड़ा था बस। मुझे तो जब मेरे से ज़्यादती हुई पंजाब में, मेरी फर्स्ट पोजीशन थी, उन लोगों ने छीन ली पोजीशन, मैंने स्टेज छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, लेकिन देखिए अब आप मिस्टर पाकिस्तान बन गए माशाल्लाह, अब तो पाकिस्तान में आप टॉप पर हैं। खेलना ही नहीं है मैं इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि जो आपका मुकाबला कर सके। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये वाकई आपके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बंदा नहीं आया जिसने ट्रेनिंग मेरे से लगानी है, वो एक बार सोचता ज़रूर है यार बाबा इसे ट्रेनिंग करें, कभी नीचे ना आ जाए हम कदे, वो सोच कर मुझसे ट्रेनिंग ही नहीं लगाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ ये है कि आप आगे भी जो है वो इसी तरीके से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें, और हुकूमत जो है उनकी तरफ जो है वो आपकी तरफ कोई नजर करम करें, और आपका कोई ऐसा वजीफा लगाएं, आपको ट्रेन करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वहीद साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। यूरोपीय पार्लियामान में तौहीन मज़हब के कवानीन की बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल GSP+ स्टेटस पर नज़रसानी की करारदाद मंजूर कर ली गई है। भारी अक्सरियत से मंजूर की जाने वाली एक करारदाद में यूरोपीय कमीशन से मुतालबा किया गया है कि 2014 में पाकिस्तान को जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP+ के तहत दी गई तिजारती रियायतों पर फिलफौर नज़रसानी की जाए। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो तौहीन रिसालत के कानून की दफ़ात जो 295C और B हैं उनको ख़त्म करें। पाकिस्तान से मुताल्लिक यूरोपीय पार्लियामान की करारदाद में क्या कहा गया है, इसका पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा, और हुकूमत को इस मामले में क्या करने की ज़रूरत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अहमद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि हमारे कवानीन पर अब यूरोप को एतराज़ होना शुरू हो गया, और वो कहते हैं कि हम अपने कवानीन ख़त्म करें। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो कि हमें पसंद नहीं है। बड़ी खूबसूरत आपने अवैस साहब शुरू में ही आपने जो है वो आप इख्तिताम पे आ गए। यही पॉइंट है एक्चुअली, जो बड़ी स्टोरी है वो तो रेजोल्यूशन पास होने की है, लेकिन जो पसे पर्दा कहानी है एक्चुअली वो यही है जो आपने सवाल में आपके सवाल में है। और वो क्या है, जब हमारी तरफ से और पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था मगरिब को कि आप अपने कवानीन फ्रीडम ऑफ स्पीच के और वगैरह वगैरह तब्दील करें, प्रेशर डाला जा रहा था। तो अब हॉलोकॉस्ट की तरह एक कानून लेकर आए। एग्जैक्टली तो अब ये चीज अब ये जवाब जो है दिया जा रहा है। बेसिकली उस वक्त हम तो अपनी बातों में मसरूफ थे और अपने शोर के अंदर, लेकिन वहां पे जो बहस हो रही थी वो ये थी कि जो हमारे यूरोप के कवानीन है, किसी मुल्क को ये हक हासिल नहीं है कि वो हमारे कवानीन जो है बाहर से बैठ के ऑर्डर दे के आप तब्दील करें। हाँ, आप उस पर जॉइंटली डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन आप ऑर्डर किसी को नहीं कर सकते इस तरीके से। तो अब वो मुसलसल जब हमारी तरफ से डिप्लोमेटिकली हाईएस्ट लेवल के ऊपर, वज़ीर आज़म साहब ने भी कई दफ़ा ट्वीट्स पे और स्टेटमेंट्स भी दे दिए, मेरे ख्याल में हाईएस्ट लेवल वही है पाकिस्तान में और उन्होंने ही सबसे ज्यादा इस पे बात की है। तो जब ये बात गई है तो अब ये जवाब आ रहा है। तो आप आज से बैठ के सुबह तक डिस्कस कर सकते हैं GSP+, लेकिन एक्चुअली ब्लास्फेमी लॉस तो पाकिस्तान में सालों साल से हैं। बिल्कुल हाँ, पुराने हैं। तो ये अचानक क्या हो गया, क्यों अचानक जो है ठीक है, समझ आ गया, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि इट इज बिकॉज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स स्टेटमेंट। प्रेशर किया जा रहा है, आप उन्हें प्रेशर कर रहे हैं, वो आपको प्रेशर अप करेंगे। तो अब इस प्रेशर में हम आ जाएंगे, और क्या होगा GSP+ अगर स्टेटस हमारा विड्रॉ हो जाता है तो नुकसान क्या होगा पाकिस्तान को, और क्या हम वहां तक चले जाएंगे या वजीर आजम के ऑफिस से दोबारा कोई क्लैरिफिकेशन या इस तरह से मैसेजिंग, क्लियर मैसेजिंग दोबारा की जाएगी कि इनको इंगेज कर लें हम? मैं आपको वैसे बताऊं शिफा, ये बहुत अफसोसनाक ये सिचुएशन है, मतलब ये बहुत सीरियस है। पाकिस्तान की 25% के करीब लगभग जो हमारी एक्सपोर्ट है वो यूरोप की मार्केट जाती है, वो इस कानून के तहत जाती है जो GSP+ है, और इसमें हमें जीरो टैरिफ है। मतलब GSP+ का मकसद ये है कि आपको जीरो, कोई आपने ड्यूटी पे, पाकिस्तानी जो चीजें वहां जा रही हैं, बिक रही हैं यूरोपियन मार्केट्स में, उन पे जीरो टैरिफ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको याद है वो जो EU इंफॉर्मेशन लैब और वो जो फेक NGOs जो इंडिया ने बनाई थी, जो पकड़ी गई थी अभी पिछले साल,
वो सारा प्रोजेक्ट जो है वो बना था इस GSP प्लस को डिरेल करने के लिए, और मिलियंस ऑफ यूरोस जो है इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेंड किए थे कि ये GSP प्लस पाकिस्तान को ना मिले। तो और वो नाकाम हुए थे। इंडिया की जो डिप्लोमेसी थी ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी नाकाम हुई थी। अब जो है ये पहली दफा ये खतरा, और मैं आपको बताऊं कि 681 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी 705 अराकीन यूरोपियन पार्लियामेंट है, 705, उसमें से 681 ने वोट दिया इसके फेवर में। चलो ये तो दे दिया उन्होंने फेवर में। वो दो लोग जो हमेशा प्रो पाकिस्तान थे, दो शख्सियात हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, और बहुत सारी हैं, हमारे ताल्लुकात यूरोप से बहुत अच्छे हैं, हम कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, लेकिन वो दो शख्सियात जो बहुत प्रो पाकिस्तान रही हैं, और वो उनके जो एक चेयरमैन हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी के यूरोपियन पार्लियामेंट के, और एक चीफ इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं जो पाकिस्तान हमेशा लीड करते हैं यूरोपियन EU डेलीगेशंस इलेक्शंस में ऑब्जर्व करें, दोनों ने जो है मुकम्मल हिमायत की है इस रेजोल्यूशन की। यानी अब अगर मैं इसको जी बिल्कुल बहुत सीरियस चीज है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो सबसे ज्यादा जो मुल्क हमारी मसनूआत पाकिस्तान की खरीदता है वो अमेरिका है, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो यूरोपियन यूनियन है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगर हमने इस पे अब कोई एक्शन नहीं लिया, अब हम क्या एक्शन ले सकते हैं अहमद? मुझे मैं जरा ये इट्स अ कैच 22 काइंड ऑफ अ सिचुएशन ना। फॉर एग्जांपल अब ये देखें कि मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं आसान अल्फाज में कहूं तो यूरोप इस वक्त ये कह रहा है कि तुम ब्लास्फेमी करने की अपने मुल्क में जिसको चाहो मतलब इजाज़त दे दो, ब्लास्फेमी करते रहें लोग, इस बात की इजाज़त दे दो, वरना हम तुम्हारी मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या ये इजीली ट्रांसलेटेबल ऐसे है? नहीं ऐसे ये आपने जो भी ओवैस बात की है बहुत अच्छी बात है। अगर हम आपस में बैठ के एक महफिल सजाना चाहते हैं और सुबह से शाम तक बैठ के हम उनको गालियां देते रहें यूरोपियंस को, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जो आपने अभी एक्सप्लेनेशन दी है। लेकिन एक्चुअली जो है वो ये नहीं है। एक्चुअली जो है वो ये है कि आपने प्रेशर किया। एक देखिए कुछ तो गलत है ना, जहां आपके साथ पूरा यूरोप आपके खिलाफ खड़ा हो गया है और 55 ममालिक के मुसलमान, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आपके खिलाफ सिर्फ हो रहा है, तो कोई तो मसला है ना। आप तो क्या? अब आप यानी तो ये लॉ तो रिपील भी नहीं हो सकता ना। हाँ, ये तो लॉ रिपील भी नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि ब्लास्फेमी की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन इसलिए पास नहीं हुआ कि आप रिपील करें लॉ को। ये रेजोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये लॉ आपके पास सालों साल से है और ये अचानक उन्होंने वो लेकर आए हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं प्रेशर, जो प्रेशर अब वजीर आजम साहब ने कई हमारे मिनिस्टर्स ने फ्रांस के हवाले से जब बात की और यूरोप और मगरिब के हवाले से बात की, तो अब ये उसका जवाब आ रहा है। तो ये बैलेंस है। अब आप पीछे हटेंगे, वो पीछे हटेंगे। वो ये रेजोल्यूशन आने का मकसद ये नहीं है कि आप तो रिपील करें इसको। से पीछे हटेंगे मतलब वजीर आजम इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हम बैठते हैं और हम बात करते हैं और उनको भी समझाएंगे कि हमें क्यों तकलीफ होती है। वो तो बड़ा नॉर्मल नहीं हुआ। अच्छा ये नहीं हुआ, शिफा ये नहीं हुआ। मेरा भी जो है वो कंसर्न यही है कि हमने बहुत गलत तरीका अपनाया है इस मामले पर। इस हद तक अपनाया है कि मेरी एज अ जर्नलिस्ट मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि अभी हमने हाल ही में पाकिस्तानी सफारतकारी ने कोशिश की कि आखिरी दो मुल्क जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो हमारे साथ खड़े होंगे, फ्रांस और यूरोप के ऊपर जो हमारा ये बयानिया जो हमारा है इस पे साथ देंगे, वो ईरान और तुर्की थे, और वो दोनों नहीं खड़े हुए। वो आखिरी दो मुल्क और आपके पास और इस्लामी दुनिया में कोई आपके साथ इस तरह का नैरेटिव, हाँ बाकी उस पे सब कंसर्न्ड हैं, सब काम, लेकिन वो तरीक़ेकार गलत है। कोई नहीं चाहता तरीक़ेकार जो बेहतर वो इमरान खान साहब ने प्रपोज किया। मुसलमान और यूरोप के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन हो, ये कोई नहीं चाहता। हाँ आप अगर चाहते हैं कि हॉलोकॉस्ट की तरह उसको भी, ब्लास्फेमी को भी बैन किया जाए यूरोप में, तो आप जो यूरोप को जानता है, जो मगरिब को जानता है, उसे ये पता होना चाहिए कि यूरोप में यहूदियों ने 50 साल लॉबिंग की और अपने लोग पार्लियामेंट पहुंचाए और वहां से कवानीन पास करवाए। सही, और यही तरीका इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें लॉबिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। इमरान खान साहब भी यही बात अब कह रहे हैं, पहले से कहना चाहिए था सही चले, लेकिन वो तो अब आकर ये कह रहे हैं, उन्होंने तो शुरू में ही ये बात आकर कही ना, वरना तो हमारे यहाँ पर जो है वो ये बात कभी इस तरीके से उठाई नहीं गई जिस तरीके से उन्होंने उठाई, कि वेस्ट को बताया जाए कि वाकई ये हमारे लिए एक इशू है। और बस दुआ ये है कि ये इसी तरीके से हम लेकर चलते रहे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके प्रोग्राम में, फिर कभी बात करेंगे। ये एक्चुअली इशू 2009 और 2013 के दरमियान हाईएस्ट लेवल पे UN
अरब लीग OIC पे उठाया गया है और इस पे कजाकिस्तान से लेके मस्र तक और मिस्र से लेके मराकश तक जो है और अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान और इंडोनेशिया सब ने इस पे बात की है। इस पे बहुत पेशरफ्त हुई थी डिप्लोमेसी में। इसकी सारी फाइल दफ्तर खारजा में मौजूद है और जो लोग चेक करना चाहते हैं उन्हें चेक करना चाहिए। इस पे बहुत काम भी हुआ है, लेकिन इस वक्त हम जो पोजीशन ली हुई है और जिसकी वजह से भी टकराव हो रहा है यूरोप के साथ, इसमें हम अकेले हैं। इसमें हमारे साथ कोई सपोर्ट हमें ना OIC कर रहा है, ना ईरान कर रहा है, ना तुर्की कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। ज़बानी कलामी आपको कोई स्टेटमेंट छोटी मोटी शायद कोई दे दे, लेकिन अभी प्रॉपर, तो इसलिए हमारा अप्रोच गलत है। ये कॉन्फ्रंटेशन हमें नहीं लेनी चाहिए और तरीका है इसको हल करने का, जिस तरह हॉलोकॉस्ट यहूदियों ने एंटीसेमिटिज्म को आउटलॉ किया यूरोप में, वो तरीका मुसलमान भी कर सकते हैं और मुसलमान कर रहे हैं। फ्रांस के मुसलमान जो है वो लीगली एक्शन ले रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम कॉन्फ्रंटेशन ले फ्रांस से। अब तो सदर अर्दोगान ने भी बड़ी दोस्ती कर ली है फ्रांसीसी सदर से। अब तो वो वाया वीडियो जो है मीटिंग्स हो रही हैं और वो सारी इंटरनेट के ऊपर हैं, और जिसमें सदर अर्दोगान कह रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ मिलके एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो है वो काम करने। तो फिर इसी के साथ भी कोई चीज क्लियर मैसेजिंग इमरान खान साहब को भी चाहिए कि इमैनुअल मैक्रोन के साथ कर लें, बैठे उसको समझाएं कि भाई प्रॉब्लम क्या थी और क्या हुआ, हम क्या कह रहे थे, तुम क्या समझे, और कहीं मैसेज समझ जाए मामला। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस क्राइसिस द मैसेज वाज लॉस्ट। मैसेज की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, वरना फिर कॉन्फ्रंटेशन के मोड में हम चले जाएंगे। और अहमद कुरैशी साहब का मानना यह है कि हम इस वक्त अकेले हैं, टेक्निकली तो वो नजर आ रहा है, लेकिन यह है कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं। रमजान चल रहा है, दुआ करें अपने मुल्क के लिए भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अहमद, आपका वक्त था, आप जा रहे हैं अफ्तारी पे कहीं, तो आप अफ्तारी एंजॉय करें। हम भी जरा चलते हैं कराची की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, क्या पका रही हैं आज? जी आज तो मैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ शामिल हुआ है डिपिट के सॉसेस, और यहाँ पे मैं बनाऊंगी चपोटले सॉस पास्ता। और साथ में आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे पास इनकी क्या क्या वैरायटी है। यहाँ आप देख सकते हैं डिपिट के पास्ता सॉस है, साथ इनका हनी मस्टर्ड सॉस है, नई वैरायटी आई है इनकी। और जैसे कि सैलेड जो लोग बहुत पसंद करते हैं, उसकी ड्रेसिंग बनाने में उन्हें मुश्किल होती है, तो वो ये आई है 1000 लाइन ड्रेसिंग। आप इसकी क्रीमी ड्रेसिंग है, बहुत अच्छी सैलेड भी इंजॉय कर सकते हैं। साथ की यहाँ पे रखा हुआ है चपोटले सॉस पास्ता, जिसका मैं आज बनाऊंगी पास्ता, और इसके बहुत सारी डिशेस बनती हैं, मायो है। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये सब खाने के बाद आप लोगों को लगेगा कि डाइट भी करनी चाहिए, वेट लॉस भी करना चाहिए, तो एप्पल एसिड विनेगर है जो कि डाइट के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल आपको वैसे भी अपनी हेल्थ में, अपनी डाइट में रखना चाहिए। साथ ही इनका नेचुरल विनेगर है जो कि हमारी कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम डिपिट का चपोटले सॉस पास्ता बनाएंगे। हमारे घर में भी एक सबसे पहले अच्छा, वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो एक आप स्पाइसी मेयो मौजूद है, लेकिन वो खत्म हो गई है, अब मार्केट में मिल नहीं रही। अब ये डिपिट वाले भिजवा देंगे आपको। देखिए जो लोग ना रेस्टोरेंट्स के खाने को मिस करते हैं ना, तो डिपिट ने बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आपके घर में दे रहा है, और इनके 25 फ्लेवर्स है और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में है। बहुत कम प्राइस में आपको इतने अच्छे सॉसेस मिल रहे हैं, और इससे आप इटालियन, चाइनीज, थाई और इवन आप पाकिस्तानी खाने भी बना सकते हैं, जो कि कल मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी। जबरदस्त। तो आपकी आज की रेसिपी को शुरू करने से पहले आयशा, हम ये करते हैं कि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब चलते हैं आयशा की तरफ। जी आयशा, आप आगाज करें। 1 2 3 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी बिल्कुल, हम शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी की। जो लोग अपने प्यारों से बहुत प्यार करते हैं तो ले आएं वो डालडा का कलौंजी कोलोना ऑयल, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और साथ ही खुशखबरी भी है डालडा वालों की तरफ से, और वो सारे जितने भी मुसलमान हैं उनका अरमान है। तो आप गैस कर सकते हैं कि क्या गुड न्यूज़ होगी। बताइए बताइए, क्या गुड न्यूज़ है जी? उम्रे पे भिजवा रहे हैं। डालडा एक गिफ्ट दे रहे हैं भाई, और वो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है वो ना, तो क्या दे रहे हैं मैं बता देती हूँ। उम्रे पे भिजवा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये कैसे मिलेगा उम्रे का टिकट? आप सकते हैं उम्रे का टिकट, और आप डिटेल्स मालूम कर सकते हैं डालडा के उनके पेज, जो फेसबुक पेज है उधर जाके आप मालूम कर सकते हैं, और आप भी उम्रे की सादत अदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डालडा कलौंजी कोलोना ऑयल
शामिल कर दिया है, इसे गरम करते हैं और इसमें हम रेसिपी जो हम बना रहे हैं चिपोटले सॉस पास्ता, वो तो पास्ता की रेसिपी है, लेकिन हम इसमें पोलो चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलो चिकन किस तरह से तैयार होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ चिकन फिले लिया था और उसे हैमर करके और फ्लैट कर लिया था। उसमें मैंने पालक आप बॉयल भी कर सकते हैं या मक्खन में सौटे भी कर सकते हैं और उसमें चीज़ मिला लें और उसके अंदर हमने स्टफ़ किया है, ऊपर से कोट किया है। जो इसमें हमने मैदा लिया था, कॉर्नफ्लावर लिया था, कुटी काली मिर्चें ली थी, नमक लिया था और इस तरह से उसमें हमने अंडा लिया, अलग से उसमें डिप किया, रोल बना लिया उसका, रोल बना लिया उसका, स्टफिंग किस तरह से हुई? जी बिल्कुल रोल बना लिया उसे, इस तरह से रोल बना के, हाँ उसे बिल्कुल फ्लैट करके उसके अंदर पालक और चीज़ का स्टफ़ किया। फिर उसे मैंने बिल्कुल अच्छा चिकन को भी सिजलिंग करना है, उसमें हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट लिया था। फिर उसके बाद जो अंदर हमने स्टफिंग की है उसमें चीज़ है और पालक है। पालक को बटर में सौटे कर लें या बॉईल करके उसमें चीज़ के साथ मिला के आप वो कर सकते हैं। फिर इसे कवर करा, हमने रोल करा, फिर ऊपर से हमने इसे कोट किया कॉर्नफ्लावर, मैदा और नमक और काली मिर्चों में, फिर अंडे में कोट किया दोबारा, फिर दोबारा हमने उसी में कोट किया मैदे वाले बैटर में, फिर हमने अंडे में कोट किया और ब्रेड क्रम्स में कोट किया। उस तरह से ये हमारी पोलो चिकन तैयार है। इसे आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने रोल्स में पैक किया हुआ है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले ना, और आप इसे न्यू इस तरह से बना के फ्रीज़र में फ्रीज भी करके रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें, पैकेट खोलें और इसे तल लें। तो ये तो चिकन इतने फ्राई होगी और साथ हम सॉस बनाएंगे जो कि हम बना रहे हैं डिपिट के चिपोटले सॉस से, और ये जो है रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा है क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मेरा फेवरेट है। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि चिपोटले सॉस ही बनाऊंगी और उसका पास्ता सबको बताऊंगी साथ पोलो चिकन के साथ। तो ये मैंने जितने पैकेट बनाए थे ये सारे खोल के मैं फ्राइंग होने रख देती हूँ। ये देखें सब रख देते हैं हम मीडियम हीट पे ये पकेंगे क्योंकि अंदर चिकन जो है बिल्कुल कच्ची है, कुक नहीं हुई हुई है, तो ये ना हो कि ऊपर से कलर अच्छा सा गोल्डन आ जाए और अंदर कलर ना चिकन ना गले। तो यहाँ पे सॉस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ हम लेंगे बटर 2 खाने के चम्मच, साथ हम बटर के ही ऑयल भी शामिल कर देंगे क्योंकि बटर क्या है फ़ौरन जल जाता है। तो यहाँ डालडा का कलौंजी कोलोना ऑयल 2 खाने के चम्मच ले लेते हैं, इसे हम इस तरह से मेल्ट करते हैं और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। मैदे के साथ हम ये सॉस बना रहे हैं तो इसे करेंगे हम इसमें शामिल और इसे भूनेंगे थोड़ा सा ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। सही, इसमें ही हम शामिल करेंगे, यहाँ मेरे पास रखा है नमक, काली मिर्चें, ये 1 खाने का चम्मच कुटी काली फ्रेश मिर्चें हैं वो शामिल कर देते हैं, साथ इसमें नमक भी शामिल कर देते हैं। इस तरह से सारी चीज़ों को हमने शामिल कर दिया है और इसे हम थोड़ा सा इस तरह भूनते हैं ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। थोड़ा सा सॉल्ट शामिल कर देते हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छा सा देखें भुनना शुरू हो गया है और बिल्कुल स्लो हीट कर लेंगे और शामिल करेंगे ऑल पर्स का दूध। ऑल पर्स खालिस दूध है, इनके फार्म में खालिस जो इनके जानवर हैं उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है। जी गाय में इनकी गाय हैं और बहुत अच्छी हैं और ये दूध कलेक्ट करते हैं सुबह उनसे और उसके बाद ये हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जो खुले दूध में बिल्कुल भी नहीं होते। और सारे जैसे खुला दूध लेते हैं उसको बॉईल करते हैं तो सारे विटामिन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऑल पर्स इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि दूध में मौजूद जितने भी विटामिन हैं वो सब इसमें मौजूद रहे और हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, एकदम से शामिल नहीं करूँगी वरना लम्स हो जाएंगे और बचपन में पढ़ते थे स्कूल में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। पेस्चराइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल। अब फायदा बताएं मुझे जरा। तो ये फायदा इधर आया ना सामने, आपको समझ में आ गया? क्या आयशा जो है जो दूध का बता रही है तो वो हमें पेस्चराइजेशन का क्या सिलसिला है? ठीक, अच्छा अब हम यहाँ पे इसमें क्रीम शामिल करेंगे ऑल पर्स की और साथ ही चिपोटले सॉस ऐड कर देंगे। बस मैं सॉस ऐड कर रही हूँ क्रीम के साथ और अपनी चिकन को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। 1 पैकेट ऑल पर्स की क्रीम ले रही हूँ, खालिस दूध से ही तैयार करते हैं अपनी क्रीम को। इसमें आप मीठा भी बना सकते हैं, आप इस तरह से खानों में भी डाल सकते हैं। इसमें अगर आप हांडी बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी हांडी बनती है। अब यहाँ मैं चिपोटले सॉस ले रही हूँ, 4 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। इसकी फ्राइज़ और चिकन के साथ बनता है वो बहुत मज़े का बनता है, वो भी किसी दिन रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया है 4 खाने के चम्मच इसमें डिपिट के चिपोटला सॉस का और ये आप देख सकते हैं
बस ये हमारे इस तरह से सॉस तैयार हो गया है। बस इसमें पास्ता शामिल कर देंगे, या मेरे पास बॉयल पास्ता है, पास्ता सबको बॉयल करना आता है, तो इसे शामिल कर देते हैं इसमें। और फिर हम ऊपर से चिकन, यहाँ पे देखें अब ये सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है। डिपिट के सॉस मैंने लिया था, चपोटले सॉस, और ये वैरायटी आप देख सकते हैं सारी मेरे पास। इधर पीछे आप देखें कितनी वैरायटी है और नई लॉन्च है इनकी, नई चीज़ें हैं, मायो है, केचप है और सारे सॉस हैं। पास्ता सॉस भी अगर आप अपने सॉस नहीं बनाना चाहते वाइट सॉस, तो आप रेड सॉस इस तरह से ले सकते हैं। हनी मस्टर्ड है इनका, और जी पुराने भी इनके सॉस हैं जो अभी नए लॉन्चिंग में, तो ये सॉस है, पुराने में इनका ऑस्टर सॉस है, मायो है और स्वीट थाई सॉस है इनके। तो इससे आप बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल खाने अपने घर में। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं जिससे आप सैंडविच भी बना सकते हैं। मेरे पास ड्रेसिंग है और ये मायो है जो आप सैंडविच में चिकन के साथ बना सकते हैं। और ऐसे वो भी है, मैंने जैसे कि बताया था, एप्पल एसिड विनेगर जो कि डाइट के लिए बहुत अच्छा है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। और ये विनीगर है, आप अपने खाने में डाल सकते हैं, सिंपल नेशनल विनीगर है। अच्छा, चिकन को भी हम इस तरह से टर्न कर लेते हैं और फिर हम जो चिकन हमारी फ्राई हो जाएगी, पास्ता हमारे बिल्कुल तैयार है और उसके ऊपर हम सर्व करेंगे। और एक ड्रिंक है हमारे पास जो कि हम बना रहे हैं, बनाना पीच स्मूथी। तो ये जो ड्रिंक है उससे पहले हम आपको रोकेंगे, आप जब तक ये अपना प्रोसेस जो है वो चिकन का पूरा कीजिए, उसके बाद हम आपके पास आएंगे दोबारा से ड्रिंक के लिए। लेकिन अब हमने बड़ी एक खास शख्सियत से मुलाकात करवानी है आपकी। सोशल मीडिया पर बड़े वायरल चल रहे हैं जी, ज़बरदस्त जी, क्या बात है। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट थी जो कि एक साहब ने की, जीशान साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट की और वो उन्होंने एक बच्चे की तस्वीर शेयर की और उस बच्चे की तस्वीर जो थी उसमें उस बच्चे ने ऐनक लगाई हुई थी। 6 साल का वो बच्चा है, उसका नाम है मूसा अली ज़ीशान। ये ट्वीट आपके सामने आ गई और उसके वालिद साहब ने ये ट्वीट की कि भाई मेरा जो बच्चा है उसको ऐनक लग गई है और स्कूल के कुछ दोस्तों ने उसे कहा कि तुम ऐनक में अच्छे नहीं लग रहे हो, तो अब वो बड़ा डिसहार्टेड हो गया है और आकर उसने ऐनक उतार दी और ऐनक भी अब वो नहीं लगा। तो अब आप लोग बताइए कि ये मेरा बच्चा कैसा लग रहा है। उसके बाद ये ट्वीट इस कदर वायरल हुई, ये तस्वीर इस कदर वायरल हुई और पाकिस्तान के बहुत सारे सेलिब्रिटीज, समंदर पार, सरहद पार, कहां ये पहुंच गई। जी जी जी, उन सब लोगों ने मूसा से कहा कि मूसा, चश्मा पहने हुए तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़े क्यूट लग रहे हो, बड़े कूल लग रहे हो जी, जबरदस्त। तो आज हमने सोचा कि मूसा से बात की जाए। मूसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मूसा की वालिदा सदफ ज़ीशान मौजूद हैं, बरतानिया से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मूसा कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? यस। मूसा जरा बताएं कि हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, आपको चश्मा लग गया तो फिर आपको क्यों बुरा लगने लगा वो चश्मा? स्कूल में आपको क्या था वो बताएं। What happened in the school? They said I look bad and I look very bad. So when I came home, then I took my glasses off and threw them, and I told my dad and mom that I didn't need them anymore. So when they commented in Twitter, then I started to feel better, and then I wear my glasses again. So now you are confident about it. The world is telling you that you look very nice in the chashmas. Yes. अच्छा सदफ, आप बताएं। जी, आप बताएं कि क्या हुआ था जो ये ट्वीट हुई। एक्चुअली लाइक 2-3 दिन पहले से ये मुझे ये बार बार रिपीटेडली ये मुझे ये चीज़ कह रहा था कि आई डोंट वांट दीज ग्लासेस, आई लुक वर्स इन दीज, सो आई विश कि ये ना होती। तो आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग हिम। मुझे इतना नहीं पता था कि ये क्यों कह रहा है, लेकिन लाइक जिस दिन ट्वीट किया गया उससे एक दिन पहले स्कूल से आया और इसने आते सारी लाइक ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इसने अपनी ग्लासेस उतार के फेंक दी और उसने कहा कि आई वाज लुकिंग वेरी बैड इन दीज ग्लासेस। तो फिर व्हेन माय हस्बैंड केम सो और इसी तरह सेम यही चीज़ इसने अपने बाबा को भी बताई एंड देन उन्होंने इसको ट्वीट किया कि चलो हम देखते हैं, पूछते हैं लोगों से कि वो मतलब तो ये उनका आइडिया था असल में। हाँ जी बिल्कुल उनका आइडिया था। उन्होंने ट्वीट किया कि हम पूछते हैं बाकी लोगों से और मे भी, और उनका विजन भी यही था कि मैं इसको कमेंट्स पढ़ाऊंगा, लोगों का बताऊंगा। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी विजन से उन्होंने किया था
कि मैं इसको बताऊंगा और ये लोग कैसे इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, ये लोग बुरा नहीं मनाते हैं। लोग तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स लेके बस इमरान खान साहब रह गए, वो भी अगर वजीर आजम ना होते तो वो ट्वीट जरूर कर देते, लेकिन अगर भी दें तो क्या होगा अगर कर देंगे तो? हाँ कर देंगे तो वो नेशनल पॉलिसी बन जाएगी पाकिस्तान की, फिर कोई एतराज आ जाएगा। अच्छा ये बताएं किस किस ने ट्वीट किया और किस किस ने सपोर्ट किया मूसा को? It's hard to say the names, मतलब मैं पर्सनली मुझे पता भी नहीं है। ऐसे लोगों ने ट्वीट किया, लाइक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम यूएई और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोगों ने इस तरह ट्वीट किया, लोगों ने इस तरह मैसेजेस किए हैं, इवन ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। जो प्रेयर्स और जो कमेंट्स और मैं बताता हूँ आपको। हाँ, देखें पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, उन्होंने किया। फिर अदनान सिद्दीकी, पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त एक्टर, इंडियन एक्ट्रेस हैं जी पूजा भट्ट, उन्होंने किया। फिर जी सरताज गुल ने किया, बिल्कुल उन्होंने किया। और उसके अलावा वो सारे ट्वीट्स हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें। फिर अवैस ने भी किया, मैं तो खैर मैं तो नाचीज़ लगाई अपनी, और अवैस ने भी ट्वीट की। मूसा ये बताएं कि आप अब कॉन्फिडेंट हैं? आपने देखा किस किस ने आपको कमेंट किया, एंड व्हाट डिड पीपल से अबाउट योर क्लासेस? They said I look super awesome, and some people even said I wish I had your glasses. क्या बात है। इमामुल हक पाकिस्तानी क्रिकेटर, वो तो चश्मा लगा के क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने भी किया। तो मूसा, now you are happy? Have you decided you are going to wear these glasses for the rest of your life now? Yes. Great, that's good. So be confident. और I also wear glasses just because of the lights. I am wearing lenses. Otherwise मैं glasses पहनती हूँ, ऐनक वाली हूँ मैं भी। And let me just tell you one thing, दुनिया में हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है। बिल्कुल। Nobody is perfect. मैं मेरे बाल नहीं है भाई, and I'm confident about it. People make people, you know, they make a lot of fun. बहुत तंग करते हैं मुझे, बहुत मजाक उड़ाते हैं, but I enjoy it. So yeah, तो बस you are a special person, you know. कभी भी कोई भी बहुत ज़्यादा enjoy किए हैं comments. Musa was saying like घर में सबको कह रहा था I'm a boss now, I'm a boss now. You are the boss. You are the boss. Great. तो बहुत ज़्यादा इसने enjoy किया। मतलब sometimes हम इसको बताते थे वो comments के ये the respected person, उसने ये कहा है आपके बारे में, ये कहा, तो he can't even believe, he just listening with an open mouth कि अच्छा ये कहा है, मतलब ये भी हो गया मेरे साथ, ये भी हो गया, उसने भी मैसेज कर दिया, उसने भी मैसेज कर दिया। यस बिल्कुल। ये फाइनली मूसा कुछ कह रहे हैं, तो फिर हम ब्रेक पर जाएं। मूसा, do you want to say something? With one picture I'm famous. Yes, you have become famous, and one more thing. With one picture. Because of the glasses, you're on TV now. Yes, you're on TV, and so you can share this video with all your friends. Tell them that you were on TV just because of these glasses. और आपने भी कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ये बात भी याद रखना मूसा, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया मूसा, ऑल द बेस्ट। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आयशा जो है वो अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। आयशा, आपने अभी जो है वो ड्रिंक बनानी है और आपने सबरोसों का कुछ फ्राई भी करना है, लेकिन हम आपको भी रोकेंगे और नाज़रीन को भी रोकेंगे। आयशा का जो है सेगमेंट अभी होगा, लेकिन विजिट हमने करना है ज़रा दादू का। वहाँ की एक बड़ी कदीम मस्जिद है, उसको देख लेते हैं। दादू से 11 किलोमीटर दूर इंडस हाईवे पर कल्होड़ा खानदान का पहला दारुल हुकूमत खुदा आबाद वाक़ है। ये शहर कल्होड़ा दौर के पहले हुक्मरान यार मोहम्मद कल्होड़ो ने आबाद किया था। 1701 से 1718 तक सिंध पर हुक्मरानी करने वाले मियाँ यार मोहम्मद को तामीरात से खासा लगाव था। उन्होंने खुदा आबाद में तारीखी बादशाही मस्जिद की बुनियाद रखी, जो इस्लामी फन तामीर का खूबसूरत शाहकार है। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से 300 साल पुरानी ये तारीखी मस्जिद आज ज़बूहाली का शिकार है। हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी गुजारिश करेंगे कि ये आपका इलाका है, आपने इधर से वोट लिए हैं, हम कहेंगे कि उसका जल्द से जल्द काम किया जाए। मस्जिद से कुछ ही फासले पर कल्होड़ा दौर के पहले हुक्मरान मियाँ यार मोहम्मद का मज़ार भी मखदूश हालत में मौजूद है। महकमा आसार कदीमा ने मस्जिद की तामीर नौ के लिए 90 लाख रुपए की रकम मंजूर की, मगर कई साल गुजरने के बावजूद इस मस्जिद की तामीर नौ न हो सकी।
ये तारीखी मज़ार है मियाँ यार मोहम्मद कलोड़ो, जिसकी तारीखी ये है कि 1701 से 1717 पे इसकी बादशाही थी। खुदाबाद बादशाही मस्जिद और यार मोहम्मद का मज़ार कौमी असासा है। महकमा आसार कदीमा अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो ये तारीखी विरसा मुकम्मल तबाही से बचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ राजा अल्ताफ अब्बासी, हम न्यूज़, दादू। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जी आयशा, बताइए जी, अब कहाँ ले जा रही हैं हमें, कौन सी डिश की तरफ? जी, अभी जो मेरी कंप्लीट हो रही थी चिपोटले सॉस जो कि हमने लिया है डिपिट का, तो उसके साथ यहाँ पोलो चिकन आप देख सकते हैं कट करके मैंने ऊपर इस तरह से रख दिए हैं और ये बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे रखते हैं अपने रमज़ान दस्तरखान पे और हम बनाएंगे सब रोसों के चिकन समोसे। यहाँ पे मैंने कर देती हूँ फ्लेम को ऑन और ये पैकेट खोलें, लाएं और घर में एंजॉय करें चिकन के समोसे। और साथ ही इनकी कचौरी भी है जो चिकन कचौरी है, बहुत सारी वैरायटी है, कबाब हैं और जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं रोज़े के टाइम, अफ्तार के टाइम। साथ आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारी वैरायटी लगी है, पैटी भी है, बर्गर पैटी जो बच्चे पसंद करते हैं बर्गर पैटी, तो आप वो लाएं, पैकेट खोलें और उन्हें बर्गर तरह से तैयार कर दें। तो ऑयल गर्म करते ही हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पे समोसे, जो चिकन समोसे हमने सब रोसों के लिए है। साथ ही एक ड्रिंक है मेरे पास, बनाना स्मूथी ड्रिंक, जो हम बना रहे हैं ऑल पर्स के साथ और ये बहुत मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पीच यानी कि आड़ू लिए हैं और 2 अदद ये ले लिए हैं। साथ मैंने इसमें बनाना डाल देती हूँ, 2 से 3 बनाना शामिल कर देते हैं। इसमें हम डालेंगे दही, अच्छी मीठी मज़े वाली दही हो ताकि अच्छी सी हमारी मज़े वाली तो खा के पता डालने हैं इसमें 2 खाने के खाए मज़े वाली कैसे पता चलेगा? पी के पता चलेगा, पी के पता चलेगा इंटर ड्रिंक। यहाँ हम ऑल पर्स हम मिल्क शामिल कर देते हैं और ये बहुत अच्छी सी हमारी ड्रिंक तैयार हो जाएगी। बस इसे हम करेंगे ब्लेंडर में मिक्स और ये हमारी ड्रिंक तैयार है। साथ ही हमारे समोसे भी फ्राई हो रहे हैं जो सब रोसों के हैं और इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डिपिट का चिल्ली गार्लिक सॉस जो कि बहुत ही मज़े का है। आप इसके साथ पकोड़े, समोसे, रोल जो भी आप पसंद करते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ले आती हूँ ग्लास और इसे तो ड्रिंक को निकालती हूँ जो कि हमने तैयार की है ऑल पर्स के साथ। बहुत अच्छी ड्रिंक है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो इसे आप अपने अफ्तार का हिस्सा जरूर बनाएं। मैं इस वक्त बस अब आयस की बस हो गई है। क्या सोच रहे हैं? इतने अच्छे खाने बना रही होती है, पोलो चिकन पास्ता, चिपोटले सॉस और उसके अलावा फिर ये केले और आड़ू का जो स्मूदी बनाई है, क्या मतलब कमाल है। देखें, आलू तो कहीं भी नहीं था, केले और आड़ू कह रहा हूं, आड़ू अच्छा आड़ू कह रहे हैं। कितनी उम्र से आपने सीखना शुरू किया था ये खाना पकाना? मैं 7 years old, जहाँ तक मुझे याद है पहली रेसिपी जो मैंने सीखी थी अपनी अम्मी के साथ, केक बनानी थी अम्मी, और अम्मी ने कहा था कि आज स्कूल जाओगी तो मैं बनाऊंगी। उस दिन मैंने छुट्टी की क्योंकि मुझे पता चल गया था इंग्रेडिएंट्स आ गए केक के, तो उस दिन मैंने जानबूझ के छुट्टी की ताकि मैं भी अम्मी के साथ केक बनाना सीखूं। ये जो है ना, बचपन से आपने एक अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली। अच्छा, ये आपने अब चिली गार्लिक सॉस भी डाल लिया है? जी जी, डिपिट का हमने डाला है क्योंकि हम समोसे हैं जो इसके साथ एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हमारे सब रोसों के चिकन समोसे भी फ्राई हो रहे हैं, बस ये तैयार हो जाएंगे और हमारी सारी चीज़ें आज बिल्कुल तैयार हैं। और हमने डिपिट के साथ आज हमने पास्ता बनाया है, कल भी बड़ी ज़बरदस्त देसी रेसिपी है क्योंकि आप इन सॉस को चाइनीज़ हो, हाँ, हर किस्म के खानों के साथ खा सकते हैं। बेहतरीन हो गया जी। अब हम ज़रा इस्लामाबाद में चूँकि इफ्तार का वक्त होना चाहता है तो आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। आयशा, आपने जो चीज़ें बनाई हैं वो आप ख़ुद भी खाएं और वहाँ जो हमारी टीम है उनको भी खिला दें। बिल्कुल, हमें सिर्फ आप दिखाती रहिए। इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है तो इस्लामाबाद के इफ्तार की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन, और अब आपको लेकर चलते हैं, हमारा बड़ा खास सेगमेंट है, बड़ा प्यारा सेगमेंट है। प्यारे प्यारे बच्चों की रोज़ा कुशाई होती है और आज किसकी रोज़ा कुशाई है जी बताते हैं आपको जी। तस्वीरें चलाना शुरू कीजिए।
ओके जी, 1 2 3 ये तस्वीरों पे हम बात करते हैं जी। उमामा मुमताज, उमामा मुमताज एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। इन्होंने रोज़ा रखा माशाल्लाह। इनके अलावा जी महर बुखारी इस्लामाबाद से। ये कौन सी महर बुखारी? ये वाली महर बुखारी है, ये नन्ही वाली जी। शेख हम्माद लाहौर से, इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। सज्जाद वाहला, सिकंदर सज्जाद, सिकंदर के बाद आरिफा अतीक, इन्होंने भी रोज़ा रखा, कराची से इनका ताल्लुक है। और फिर है जी खदीजा यासीन, इनका ताल्लुक भी कराची से। अच्छा। इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। आयला नूर इस्लामाबाद से। ओके, इस्लामाबाद में भी माशाल्लाह इन्होंने रोज़ा रखा। है जी आरेज अजलान, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जी, इस्लामाबाद। आरेज मेरे ख्याल में इससे पहले भी शायद नाम आया था कोई। ये नया इन होगा शायद, ये नाम आजकल चल रहा है। इन्होंने भी रोज़ा रखा माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन सब की इबादतों को कबूल फरमाए। अब वक्त हुआ है नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन, इस्लाम और कुरान, सुन्नत, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लम्हा और हर लहजा इंसानियत की रहनुमाई और इंसानियत की भलाई का हुक्म देती है। तालीमात इस्लाम सिर्फ मुसलमानों की भलाई का हुक्म नहीं देते, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई का हुक्म देती हैं। और कुरान करीम में फरमाया गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर। इंसान तो इंसान, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम, हयावानात, नबातात, सब के लिए रहमत है। आज नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस जो मेरे सामने आई, वो मैं आपके लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाया, जब किसी कौम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और अब रमज़ान के अंदर जब हम रोज़ा रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, तो ज़रा इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो करें जिसका हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, ताकि हम इस वक़्त जिन मसाइब और मुश्किलात के शिकार हैं उससे निकल सकें। फरमाया, जब किसी कौम के अंदर मिल्ली और कौमी अमानतों में ख़यानत की राह पा जाए, आदत हो जाए, तो अल्लाह ताला उस कौम से जुर्रत छीन लेता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।